अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम का उल्लेख है तो कौन सा? प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन लिखा गया है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से खुद को संबोधित करता है? तो है प्रियदर्शी। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय है? तो है अशोक। अशोक के अलावा कौन है? दशरथ, जो उसका पौत्र है, जिसने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तरों के बारे में गलत है? तो ये बढ़िया पॉलिश है, ओके। ये अखंड है, ये भी ठीक है। स्तंभों का सेफ्ट शुंडाकार है, ठीक है। स्तंभ मतलब शुंडाकार मतलब ये होता है कि नीचे चौड़े होते हैं और ऊपर हल्के से पतले होते हैं, ऐसे पतले होते जाते हैं इस तरीके से। यह स्थापत्य संरचना के भाग हैं। ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, लेकिन कहीं कहीं खड़े कर दिए गए हैं। अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, बल्कि ये पृथक संरचनाएं हैं। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राण्यो अशोक यानी कि राजा अशोक उल्लेखित है? तो ये कहाँ है? कंगनहल्ली, कर्नाटक में। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में भीमा नदी के किनारे कंगनहल्ली में बौद्ध स्तूप है। यहाँ सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रस्तर पर रूप चित्र उत्कीर्ण किया गया है, जिसके नीचे राण्यो अशोक या राजा अशोक लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ये मिलता है मास्की में। और कहाँ मिलता है? और मिलता है मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम में। ये इन नामों में सीधे सीधे अशोक लिखा गया है, बाकी जगह देवानाम प्रिय इस तरीके का है। और राजा अशोक कहाँ पे मिला है? कंगनहल्ली में, जहाँ लिखा है राजा अशोक या राण्यो अशोक। तो ये कहा हो गया कंगनहल्ली में, ठीक है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? अभी हमने पढ़ा, तो ये मास्की में। और गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम। अशोक के अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में किस में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो गुर्जरा, अभी हमने पढ़ा था, गुर्जरा, मास्की और उडेगुलम, नेतुर। अशोक का रुमिंदेई स्तंभ संबंधित है किससे? बुद्ध के जन्म से लुम्बिनी में ही है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहाँ एक शिला स्तंभ रुमिंदेई लघु स्तंभ लेख स्थापित किया। उसने बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का बलि कर माफ कर दिया और राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। गुर्जरा शिलालेख में अशोक का नाम उल्लेख किया गया है, ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है, जो कि दतिया जिले में है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो बताया भाब्रू स्तंभ में। देखिए, हमेशा ऑड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर सब जगह देवानाम प्रिय कहाँ लिखा हुआ है? बहुत जगह लिखा हुआ है, तो जहाँ केवल राजा अशोक लिखा हुआ वो पूछा गया अभी तक। इसके अलावा पूछा गया है कि अशोक का मूल नाम कहाँ पे है? तो ऐसे 3-4 जगह पे हैं, गुर्जरा, मास्की वगैरह। और इसके अलावा ये क्वेश्चन है कि किस जगह पे उसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो यह है भाब्रू या वैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यह अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? अशोक का शिलालेख मिला है यहाँ पे। कहाँ पे कालसी? उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, इसलिए ऐतिहासिक महत्व है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो अभी हमने पढ़ा, देहरादून के पास कालसी में शिलालेख है ये। और ये स्थान है कहाँ से मिला है? तो हम मिला लेते हैं इसको, 2 जगह अलग अलग हैं। इसको आंसर देख लेते हैं सीधे। इसमें मैं बताना था कि कितने सही, कौन से सही है कौन से गलत है। ये IAS 2022 का है, तो हम सीधे आंसर देख लेते हैं इसमें। धौली ये उड़ीसा में है, एर्नाकुडी आंध्र प्रदेश में है, जौगढ़ या जौगढ़ ये उड़ीसा में है, कालसी उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में कहता है? तो कौन सा कहता है? 12वां अभिलेख। और 13वें में क्या है? 13वें में है कलिंग विजय का। अशोक का 12वां शिलालेख कहता है कि सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम ही है। हमें सभी संप्रदायों का आदर करना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि 12वें शिलालेख से धार्मिक संश्लेषण यानी कि समन्वय के बारे में वो कहता है, जैसा एक राजा को होना चाहिए। ना तो उसने स्वयं भले ही बौद्ध हो गया हो, तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने दूसरे धर्मों पर कष्टकारी कुछ कर लगाया हो, जैसे जजिया कर मुसलमानों ने लगाया। इस तरीके का नहीं उदाहरण मिलता है, क्योंकि दूसरा जो कंपटीशन है उनका वो जैनों से है, जैन धर्म से। तो फिर भी ऐसा कुछ मिलता नहीं है जो ये बताए कि अच्छा राजा वो नहीं था। कलिंग युद्ध के विजय और क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? अभी हमने पढ़ा था, बताया भी था आपको, शिलालेख 13 में। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी।
अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी कि 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? तो मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में, जो किसका है? खारवेल का। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में नंद राजा द्वारा कलिंग विजय का यहाँ से ले जाई गई जिन प्रतिमा, जिन यानी जैन धर्म की, को खारवेल द्वारा वापस लाने का उल्लेख मिलता है। कौन लेके गया था? नंद राजा। ठीक है। इसके अलावा क्या मिलता है इसमें कि जो नंद राजा है ना, कलिंग से वो प्रतिमा ले गया था और कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा भी है। ध्यातव्य है कि अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से मिलता है। तो जब आप जैसे आप समझ ही गए होंगे, 2 कलिंग विजय हैं, ठीक, एक में नंद राजा ने की है और एक अशोक ने की है। तो जो नंद राजा ने की है उसका पता चलता है हाथी गुम्फा से, और जो अशोक ने की है वो पता चलता है 13वें शिलालेख से। अशोक के निम्न अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो है वो 12वां अभिलेख। जब भी हमने पढ़ा था कि सभी धर्मों को समन्वय से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है, और उसने बताया भी कि सभी संप्रदायों का सार जो है वो संयम है। धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं उसमें। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमामंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये आज भी लागू होता है गाइस। तो ये भारत की मूल भावना ही ऐसी है। ये अशोक का है। प्रस्तुत पंक्तियां मौर्य शासक अशोक के 12वें शिलालेख से उद्धृत हैं, और ये क्वेश्चन है IAS 2020 का। निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से अकुलुषित मनों से आनंद का भोग करे? तो ये किसने लिखा? अशोक ने। UPPCS ने इसको प्रारंभिक जो पहली उत्तर कुंजी दी थी उसने, वो उसमें हर्षवर्धन दे दिया था, जिसका कोई प्रमाण मिलता नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर है ना वो अशोक है। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं। उसको कौन सा शिलालेख है जो संगम राज्यों के बारे में बताता है? संगम राज्य कौन से हैं? चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरलपुत्र, जो कि बताते हैं 13वें शिलालेख से, जिसमें किसका जिक्र करता है? वो चोल, पांड्य और ताम्रपर्णी। तो चोल पांड्य को आप जानते हैं, ताम्रपर्णी का मतलब होता है श्रीलंका। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो किसका नहीं है? सातवाहनों का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सातवाहन अशोक के टाइम पे थे ही नहीं। तो चोलों का है, पांड्य का है, सत्यपुत्र का है और ताम्रपर्णी का है। ताम्रपर्णी बोले तो ताम्रपर्णी क्या है? श्रीलंका। टोलेमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? मिस्र का। और इसके साथ संबंध किसके भी थे? इसके पिता बिंदुसार के भी थे। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें है अंतियोक यानी एंटियोकस सेकंड, थियोस जो कि सीरिया का शासक है, तुर्मै या तुर्माय, टोलेमी II फिलाडेल्फस मिस्र का राजा है, अंतकिनी। ये जो नाम है ना, ये वाले ये मिले हैं शिलालेख पे उत्कीर्ण। तो जब मैच करवाया गया कि ये किसका नाम हो सकता है, तो ओरिजिनल नाम जो वर्ड हिस्ट्री में मिलते हैं वो इनका है। इस तरीके से जैसे जो तुर्मै लिखा वो टोलेमी था, अंतकिनी लिखा वो एंटीगोनस या गुतानास था जो कि मैसेडोनिया का राजा था, मग जिसको लिखा वो साइरिन का शासक था, अलिक सुंदर जिसको लिखा वो एक्चुअली में अलेक्जेंडर था। तो ऐसे करके हमने अपनी भाषा में लिखा है। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? अभी हमने पढ़ा था मिस्र का। क्या नाम है इसका? टोलेमी II फिलाडेल्फस। तो तुर्मै टोलेमी जैसा लगता है थोड़ा थोड़ा। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजनयिक संबंध थे? तो किसके थे? मौर्यों के। कौन कौन है? बिंदुसार और अशोक। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो है शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। अशोक का धम्म यानी कि धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है, अपासिनवे बहुकयाने दयादाने सचे सोचे मादय साधवे च, यानी कि कम पाप करना, कल्याण करना, दयादान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता और साधुता बनाए रखना। बहुत ही आसान है गाइस। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता निहित है। अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई थी? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो ये किसमें? 5वें शिलालेख में, 5वें स्तंभ लेख में, सॉरी। ये व्याख्या देख लेते हैं इसकी। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है कि यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दी जाए और न कोई उत्सव किया जाए,
पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सहस्त्रों जीव मांस के लिए मारे जाते थे। राजा की पाकशाला की बात हो रही है कि उसमें प्रतिदिन सहस्त्रों जीवों को मारा जाता था। लेकिन अब इसमें अभिलेख के लिखे जाने तक, जब ये अभिलेख लिखा जा रहा है, सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर और 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता, ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख के अनुसार अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद निम्नलिखित जीवों का वध निषिद्ध किया। कौन कौन जीव हैं इसमें? तोता, मैना, अरुणा, जंगली बतख, नंदीमुख, चमगादड़, रानी चींटियां, अस्थि रहित मछली, कछुआ, शाही गिलहरी, हिरण, बैल, श्वेत कबूतर, घरेलू कबूतर और ऐसे चौपाए जो खाए न जाते हों, मतलब कि 4 पैरों वाले जानवर और अन्य किसी काम न आते हों। प्रत्येक पक्ष के 8वें, 14वें और 15वें दिन, तिस्य और पुनर्वसु के दिन, 3 ऋतुओं की प्रथम पूर्णिमा को, दूसरे त्योहारों पर बैलों, बकरों और सुअरों तथा अन्य जानवरों को बधिया न किया जाए। तिस्य, पुनर्वसु और ऋतुओं की प्रत्येक ऋतु की पूर्णिमा वाले पक्ष में घोड़ों और बैलों को न दागा जाए। यानी कि ये जो है इंस्ट्रक्शन उसने 5वें स्तंभ लेख पर दिए थे कि किन किन जानवरों को मारा जा सकता है, कब कब नहीं मारा जाएगा और जीव हत्या नहीं करनी है। और स्वयं भी उसने उदाहरण दिया था कि राजा के लिए पहले सैकड़ों पशु पक्षी मारे जाते थे, लेकिन अब सिर्फ 3 ही बचे हैं, उसमें भी हिरण को कभी कभी मारा जाता है। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो है सोहगौरा ताम्रपत्र में। ये किसका है? अशोक का है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख में बोगुरा जिले यानी बांग्लादेश से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना मौर्यकालीन प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। यानी कि ये 2 हैं, पहला है सोहगौरा और दूसरा है बोगुरा जो कि बांग्लादेश में है, और ये सोहगौरा जो है वो गोरखपुर में है। ये दोनों ही प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है। जैन परंपरा में भी चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु का प्रसंग के साथ दीर्घ काल का उल्लेख मिलता है। कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। ये ठीक है। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ये भी ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वो स्थलीय और जलीय मार्गों को कंट्रोल करता था, इसलिए उसने अपने राज्य में उसको जोड़ लिया। तो ये सही कारण है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त कर उसे मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया था। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्र और स्थल मार्गों पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक था। यदि कलिंग स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी। अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया। ये गलत है, क्योंकि उन्होंने तो गुफाएं भी बनवाई हैं। भू अनुदान के बारे में कृषकों ने विद्रोह किया। ये भी गलत है। इसका आंसर है सी। ए सही है और आर गलत है। ए सही है, इसका मतलब होता है कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। ये ठीक है। धार्मिक आधार पर भूमिदान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय के एक अभिलेख से प्राप्त होता है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भूमि दान स्वरूप नहीं दी थी। भूमिदान के विरुद्ध कृषकों के विद्रोह का कोई वर्णन नहीं मिलता है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि अभी 50 क्वेश्चन और बचे हैं लगभग। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसने उसे इंडिका नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। मेगास्थनीज दूत था किसका? सेल्यूकस का। और किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके शासन के काल में मेगास्थनीज आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य समाज 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसने किया है? मेगास्थनीज ने इंडिका में। कौन कौन से हैं वो 7? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक और शिकारी, शिल्पकार, व्यापारी, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। शिल्पकार और व्यापारियों को एक ही में रखा, पशुपालक शिकारियों को एक ही में रखा, मंत्री और उपदेशकों को भी एक ही में रखा। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था, न ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। लेकिन दास प्रथा प्रचलित होने का प्रमाण जो मिलता है ना, वो मिलता है चाणक्य के अर्थशास्त्र में, क्योंकि उसी में तो है ना कि कोई मालिक अगर अपनी दासी स्त्री के साथ संसर्ग कर लेता है तो दासी जो है वो उसकी दासता से मुक्त हो जाएगी। तो ये किस में मिलता है? ये चाणक्य के अर्थशास्त्र में है। तो यानी कि दास प्रथा का इसने नहीं किया लेकिन थी, तो इसीलिए इसको बार बार पॉइंट आउट किया जाता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो किस में है? मेगास्थनीज में। मुद्रा राक्षस में किया, ये वायु पुराण में भी है और अर्थशास्त्र में भी चाणक्य ने लिखा है। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है?
विशाख दत्त ने। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है किसमें? मेगास्थनीज की इंडिका में। किसने कहा कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के 2 प्रकार हैं? मेगास्थनीज ने। प्राचीन भारत में ब्राह्मण और श्रमण को 2 प्रकार के दार्शनिकों के रूप में पहचानने का उल्लेख यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने अपनी रचना इंडिका में किया है। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। इन 7 वर्गों में भारतीय समाज में दार्शनिकों का एक वर्ग था जिसके 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला है ब्राह्मण, जो वैदिक परंपरा से जुड़े पुरोहित हैं, जो वैदिक ज्ञान और धार्मिक अनुष्ठान और परंपरागत हिंदू धर्म के विचारों को संरक्षित करते हैं। दूसरे हैं श्रमण, ये गैर वैदिक तपस्वी हैं जिनमें बौद्ध, जैन और अन्य त्याग आधारित परंपराओं के अनुयायी शामिल थे। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए क्या दंड मिलता था? तो मृत्युदंड मिलता था। अगर आज के टाइम पे मृत्युदंड दे दिया टैक्स छुपाने में तो आधा इंडिया तो फांसी पे चढ़ जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा संचालित होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, तो 6 पंजे 30 हो गया। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है तो इंडिका में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन की विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। इंडिका का मूल लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो कौन सा है? जन्म मृत्यु पंजीकरण। ये तब भी होता था, अभी भी होता है। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगरपालिकाओं द्वारा चलाया जाता था जिसका प्रमुख नागरिक होता था। मेगास्थनीज की पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया, जिसमें से तीसरी समिति जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी। वर्तमान में भी यह कार्य स्थानीय निकाय, नगरपालिका या पंचायत आदि प्रशासन द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है? तो इसका आंसर दिया नहीं है, हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मौर्यकालीन साम्राज्य को कई प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था। इसमें सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई प्रांत थी। प्रांतों का विभाजन मंडल में और मंडल का विभाजन विषय में, विषय का विभाजन स्थानीय यानी कि 800 ग्रामों का समूह स्थानीय कहलाता था। स्थानीय का विभाजन द्रोणमुख यानी कि 400 ग्रामों का समूह द्रोणमुख, और द्रोणमुख का विभाजन करवाटिका या खारवटिक यानी कि 200 ग्रामों का समूह तथा खारवटिक का विभाजन संग्रहण यानी कि 10 ग्रामों का समूह में किया गया था। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, अतः प्रश्न जो है वो त्रुटिपूर्ण है। इसका आरोही जो क्रम बनेगा ना वो ये बनेगा: संग्रहण 10 ग्रामों का, करवाटिका ये है 200 ग्राम, और द्रोणमुख ये हो जाएगा 400 ग्राम, और स्थानीय हो जाएगा 800 ग्राम। मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था किसका? कला, संस्कृति, साहित्य का, यस। प्रांतीय विभाजन का, यस अभी हमने पढ़ा। हिंदू कुछ तक साम्राज्य फैलाया, यस ये भी ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, सी और डी, यानी कि संस्कृति, कला और साहित्य का विस्तार किया था, और प्रांतीय विभाजन किया, और हिंदू कुछ तक साम्राज्य फैलाया। सोने के सिक्के चलाए हैं हिंदी यवनों ने यानी कि इंडो ग्रीक ने। मौर्य सम्राटों ने संस्कृति, कला और साहित्य के विकास में महती भूमिका अदा की। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक फैला था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, सोपारा तक, सौराष्ट्र एवं सोपारा तक का संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत तत्कालीन भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय सत्ता केंद्र की राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतों के नाम मिलते हैं: उत्तरापथ, अवंतिरठ, कलिंग और दक्षिणापथ। स्वर्ण सिक्के जो हैं वो ग्रीक, इंडो ग्रीक ने चलाए सबसे पहले, लेकिन सबसे ज़्यादा चलाए हैं कनिष्क ने यानी कि कुषाणों ने। भाग एवं बलि थे, ये टैक्स है राजस्व के स्रोत। 2 अलग अलग प्रकार के टैक्स हैं। भाग और बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा का भूमि पर सर्वोच्च अधिकार था। राज्य की भूमि से आय और कृषकों की उपज से एक भाग कर के रूप में लिया जाता था। इस कर के भाग को भाग ही कहते थे, और इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो ये सीताध्यक्ष। मौर्य काल में सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था और वही भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि अग्रनोमोई जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। शुक्लाध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और व्यापार कर वसूलता था। अक्राध्यक्ष या आकराध्यक्ष खानों का नियंत्रण करता था। सीता क्या है मौर्य काल में? ये लिखा है राज्य की भूमि से प्राप्त आय, उसको सीता कहते थे, और जो इसकी व्यवस्था करता था उसको सीताध्यक्ष कहते थे। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर चरागाहों पर लगाया जाता था? तो विविध कर। किसमें लगाया जाता था? मौर्य काल में। चरागाहों का अध्यक्ष को विविध अध्यक्ष कहते थे। प्राचीन भारत में मौर्य काल में चरागाहों पर लगाए जाने वाले कर को विविध या विविधता कहा जाता था। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो कहा समाहर्ता। मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षा करता था, ये
सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रतिष्ठा मंडल स्तर का प्रशासक था। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य युगीन अधिकारी माप तोल का प्रभारी था? तो यह पोतवाध्यक्ष। और पण्याध्यक्ष जो होता था वो वाणिज्य विभाग का था। सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का था। तो ये आप लाइन से लिख लीजिए इनको एक एक करके और याद कर लीजिए। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये मार्ग विभाग यानी कि सड़क। मौर्य काल में एग्रोनोमोई राजस्व अधिकारी राजस्व का संग्रह करता था, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण करता था, न्यायिक प्रशासन और भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना सड़कों का रखरखाव से संबंधित था। इस तरह मार्ग निर्माण उसका प्रमुख कार्य प्रतीत होता है। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना कौन सा है? ये सड़क पर कीचड़ फैलाने पर इस प्रकार का ये पंकोदक सन्निरोधे टैक्स लिया जाएगा या जुर्माना लिया जाएगा, जो सड़क पर जल या कीचड़ इकट्ठा करने या फेंकने के कारण लिया जाता था। इसको मैच करवाएंगे। तालार, तालार क्या है? रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी। इसके बाद है पट्टकुल, पट्टकुल है ग्रामीण कर वसूलने वाला अधिकारी। इसके बाद है सहसापति यानी कि चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी। बलाधिपति यानी कि चुंगी का सुरक्षक। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो सभी जानते हैं तक्षशिला, क्योंकि यहीं पे चंद्रगुप्त भी पढ़ा, यहाँ पे चाणक्य ने पढ़ाया भी, वो खुद भी पढ़े। और इसके अलावा वैशाली वर्तमान बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन धर्म से जुड़ा था। यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वज्जी संघ के अंतर्गत एक प्रमुख गणराज्य था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। तो जितना वैशाली के बारे में है वो तो आंसर भी नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। कौन कौन से न्यायालय थे? तो है धर्मस्थय और कंटक शोधन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय जो था वो दीवाने और कंटक शोधन फौजदारी मामले देखता था। ये होता है सिविल और ये होता है फौजदारी। का मतलब होता है कि क्रिमिनल, और दीवानी का मतलब होता है सिविल। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि जो अमात्य धर्मोपदा शुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो ये मागध का। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्त, राजवंशीय इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय मागध या सूत वर्ग का था। गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो किया द्रविड़ों ने। किसने की? द्रविड़ों में, चोलों ने। गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात द्रविड़ चोलों ने। यह उस समय गांव के प्रशासन का आधार थी। जब हम लोग चोल पढ़ेंगे तो इसमें विस्तार से पढ़ेंगे भी। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो ये अर्थशास्त्र में लिखा गया। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने और उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी का उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने जैसी स्थिति में पति उसका त्याग कर सकने का सक्षम अधिकारी था। यहाँ पर टाइम बाउंडेशन भी थी पत्नी के लिए। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? मनुस्मृति में। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो विदुर कह पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा स्त्री का पति मर गया हो उसे पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। तो कौन सा था? व्रात्य क्षत्रियों का। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय यानी फॉलन क्षत्रियज का सामाजिक स्तर दिया गया था। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए तो उनके आगमन का कालानुक्रम लगाना है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे मेगस्थनीज को, क्योंकि ये आया मौर्य काल में। ठीक है, इसके बाद कौन आया? फायान आया। ये कौन आया? विक्रमादित्य के काल में। इसके बाद तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इसके बाद लगाएंगे वेनसांग को, ये किसके काल में आया? हर्षवर्धन के। इसके बाद आया इत्सिंग, ये आया 4 नंबर पे। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 3, 1, 4। ठीक है, आंसर तो ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूनानी शासक सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उसने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी। चीनी यात्री फायान ने चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था, और इत्सिंग जो कि वेनसांग के बाद आया था, जो कि 7वीं सदी की ईस्वी में आया था। इसका मिलान करवाना है कि ये है विदेशी नाम, है ना? सॉरी, विदेशी नाम नहीं है, ये अलग अलग नाम है।
और इनको मैच करवाना है जो पॉपुलर नेम है। तो देखते हैं, चंद्रगुप्त को सैंड्रिकोट्टस सब जानते हैं, बिंदुसार का अमित्रघात सभी जानते हैं, और अशोक का है प्रियदर्शी, और चाणक्य का विष्णुगुप्त। ठीक है, इसमें भी मैचिंग करवाना है। तो अभी देखते हैं इधर, इसमें मैच करवा सकते हैं कुछ। तो ये तो चंद्रगुप्त हो गया, सुदर्शन झील चंद्रगुप्त। प्रयाग की सभा करवाई है हर्षवर्धन ने। धर्म महामात्र की नियुक्ति की है अशोक ने। और इसके बाद जो राजेंद्र प्रथम है ना, इसका है ये तेरा ऑप्शन, चोलगंगम झील, ये बनवाई है इसने, यहाँ पे भी है चोलगंगम झील राजेंद्र प्रथम। धर्म महामात्र की नियुक्ति की अशोक ने, प्रयाग की सभा हुई हर्षवर्धन के काल में, सुदर्शन झील निर्माण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। अंतिम मौर्य सम्राट कौन है? तो है बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ है। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 1084 ईसा पूर्व में की गई। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, ये ठीक है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की, और उसने राज सिंहासन हत्या लिया। तो ये हो जाएगा ठीक। जैसे ये सेम स्टोरी है, शुंग वंश की स्थापना कैसे हुई कि उन्होंने अंतिम मौर्य राजा को, बृहद्रथ को मार दिया था, और ऐसे ही जो शुंग वंश का अंत हुआ वो उनके अंतिम राजा देवभूति की हत्या किसने की? उन्हीं के ब्राह्मण मंत्री ने। और ये भी जो पुष्यमित्र शुंग है ये भी ब्राह्मण है। तो आप देखिए कि उन्होंने हत्या की ब्राह्मण मंत्री ने, प्रधान सेनापति ने बृहद्रथ की, और ऐसे ही इनका भी जो शासनकाल था वो राजा देवभूति की हत्या की उनके ब्राह्मण मंत्री राजा देवभूति ने, और कण्व वंश की स्थापना की, और राज सिंहासन हथिया लिया। तो ये भी ठीक है। आंध्र के कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया गया, ये भी ठीक है। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 1084 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अत्यंत विलासी था, और वह अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। तो ये जैसे विलासी लिखा ना, विलासी ये भी था, ये भी विलासी था, विलासी भी था। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कण्व शासक सुशर्मा अपने आंध्र जातीय भृत्य सिमुख द्वारा मार डाला गया। मौर्य काल में प्रणयम क्या था? तो ये आपातकालीन टैक्स था। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? ये कहाँ से पता चलता है? ये रुद्रदामन के अभिलेख से पता चलता है। तो कौन कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है जिसने सुदर्शन झील बनवाई थी, और रुद्रदामन है जिसने उसका जीर्णोद्धार करवाया। तो हो जाएगा आंसर बी। ये व्याख्या लंबी है, इसको पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी से। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील खुदवाई, और अशोक के समय तुषास्प ने 3री शताब्दी ईस्वी में इसमें नहरें निकलवाई। शक शासक रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख से इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। शक शासक रुद्रदामन के सौराष्ट्र के गवर्नर सुविशाख ने इस झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया। चूंकि रुद्रदामन का यह कार्य 2री शताब्दी ईस्वी का था, अतः उत्तर में ईस्वी सन के पूर्व की शताब्दियों के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम ही रहेगा। इस प्रकार यद्यपि शक शासक रुद्रदामन का नाम भी गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था से जुड़ा है, किंतु इसका समय ईस्वी सन के 150 के बाद है। इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त के समय इसके सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने भी इस झील का पुनरुद्धार करवाया था। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था, यहाँ पे भी देना प्रथम शासक कौन सा क्षेत्र? गिरनार। आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? अभी हमने पढ़ा था स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त काफी बाद में आया है। तो ये इसका आंसर है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और बहुत ही जल्दी कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये देखिए आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में है जूनागढ़, यहाँ भी जूनागढ़ है। तो उल्लेख किस में मिलता है? जो रुद्रदामन ने बनवाया था, उसी के नीचे नाम मिलेगा, रुद्रदामन के नीचे स्कंदगुप्त। ऐसे क्रम भी अलग अलग लगाना चाहें तो एक ही अभिलेख है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ये अभिलेख है, तो सबसे पहले नंबर पे कौन मिलेगा? चंद्रगुप्त। दूसरे पे कौन मिलेगा? अशोक। तीसरे पे कौन मिलेगा? रुद्रदामन। चौथे पे कौन मिलेगा? स्कंदगुप्त। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है जूनागढ़ का अभिलेख। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो अभी जस्ट पढ़ा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसमें थोड़ी अलग व्याख्या है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। अशोक का अभिलेख महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख में भी पाया गया है। रुद्रदामन पश्चिमी भारत के शकों का एक महान राजा था। गुजरात के जूनागढ़ या गिरनार में शक संवत 72 में यानी कि 150 ईस्वी का उसका एक शिलालेख प्राप्त होता है। इससे उसकी विजयों, व्यक्तित्व और कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। अशोक के अतिरिक्त स्कंदगुप्त के भी 2 लेख इस पर खुदे हुए हैं।
सर्वप्रथम 1822 में कर्नल टॉड ने इस लेख का पता लगाया। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखित प्राचीनतम लेखों में से एक है। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। ओके। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ओके। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीवक संप्रदायों को समर्पित करने का उल्लेख करते हैं। ये भी ठीक है, क्योंकि दशरथ और अशोक ने दोनों ने बराबर की पहाड़ियों पर आजीविकों के लिए गुफाएं बनवाई थी। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। ये गलत है, क्योंकि ये 3री के होंगे, अशोक के समय के। बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियाँ स्थित हैं। नागार्जुनी में 3 गुफाएं हैं तथा बराबर पहाड़ी पर 4 गुफाएं हैं, जिनमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। चौथी गुफा लोमस ऋषि की गुफा है, में मोखरी शासक अनंत वर्मा का लेख है। प्रथम 3 गुफा अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। चट्टानों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी कि यक्ष नामक अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? ये परखम से प्राप्त हुई है। परखम कहाँ पे है? मथुरा की मूर्ति कला का प्रादुर्भाव यहाँ की लोक कला के माध्यम से हुआ। लोक कला के माध्यम से ये मूर्तियाँ यक्षों की हैं। यक्ष पूजा तत्कालीन लोक धर्म का एक अभिन्न अंग थी। यहाँ से सर्वाधिक महत्वपूर्ण परखम नामक ग्राम में प्राप्त मणिभद्र यक्ष की मूर्ति है, जिसका संबंध मौर्य काल से है। मथुरा से प्राप्त यह यक्ष प्रतिमा भारतीय कला जगत में परखम यक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? लोथल एंशियंट डॉकयार्ड, ठीक है। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, ये भी ठीक है। राजगिरी लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका, ये गलत है। और नालंदा द ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये भी ठीक है। तो गलत जो है ना वो राजगिरी है, क्योंकि लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका जो है वो सारनाथ हो जाएगा। सारनाथ इसलिए हो जाएगा क्योंकि वहीं पे जो है ना अशोक स्तंभ मिला है जिस पर शेर है, इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो ये है इसका आंसर डी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरभिसंधियों के बारे में है ये। डॉक्टर के.पी. जायसवाल ने विशाख दत्त को चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन बताया है। उनके नाटक मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के कृत्यों पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरभिसंधियों का वर्णन किया गया है। अब हम लोग करेंगे मौर्योत्तर काल अगली वीडियो में।